हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएजी के सेक्शन, जो कि टेरिटोरियल आर्मी में 50 मार्क्स का होता है। और उसके लिए हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। पेपर जो है ये जुलाई 2017 का है। जुलाई 2017 में जो भी प्रश्न जीएजी के सेक्शन में पूछे गए थे, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि जुलाई 2017 में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। जीएजीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है उसके, कि वो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, यानी कि बार बार उस टॉपिक से या फिर वही सेम क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे, आपको नया वो नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इससे हमें टॉपिक्स के भी आइडियाज़ होंगे कि कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमें टॉपिक्स कवर करने में, प्रिपरेशन में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते ही देखते हैं कि जुलाई 2017 में जो पेपर आया था उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए थे नाइल, ब्रह्मपुत्र, अमेजन एंड मिसिसिपी, ठीक है। नाइल, ब्रह्मपुत्र, अमेजन एंड मिसिसिपी। तो जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल रिवर, यानी जिसे हम हिंदी में नील रिवर भी कहते हैं। और ये है कहाँ? ये इजिप्ट में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर वुड नॉट इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट देन। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर अर्थ के इक्वेटर के जो प्लेन्स है ना, वो अगर इंक्लाइंड नहीं होते, यानी कि झुके हुए नहीं होते अर्थ की ऑर्बिट से, जो अर्थ जो है ना वो हमारा इस तरीके का है और ये एक्सिस इस तरीके का, ये टिल्टेड है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से सीधा नहीं है, बल्कि इस तरह से टिल्टेड है, इंक्लाइंड है। सो इस इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, ठीक है। और अगर ये इंक्लिनेशन नहीं होता तो फिर क्या होता है, ये आपको बताना। अगर ये इंक्लिनेशन नहीं होता है, बिल्कुल इस तरह से होती है हमारी अर्थ, तो क्या होता है? ऑप्शन है द ईयर वुड बी लॉन्गर, साल जो है वो लंबे होते। द विंटर वुड बी लॉन्गर, ठंड का मौसम यानी जाड़े का मौसम लंबा होता। ऑप्शन सी देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स, महीने मौसम जो है ना वो नहीं बदलते, हमेशा एक ही मौसम रहता। द समर्स वुड बी वार्मर, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती। तो इस इंक्लिनेशन का जो रिलेशन है ना वो चेंज ऑफ सीजन से, इस इंक्लिनेशन का रिलेशन जो है वो आपके मौसम बदलने से है। इसलिए अगर ये इंक्लिनेशन नहीं होता तो देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स, यानी कि सीजन्स में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल्स एंड पेट्रोलियम्स फाउंड? किस टाइप के रॉक्स में कोल्स और पेट्रोलियम्स यानी कि कोयले और पेट्रोल पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ग्रेनाइट, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री टाइप के जो रॉक्स होते हैं ना, इन्हीं के नीचे कोल और पेट्रोलियम के खादान होते हैं। सबसे जो निचला लेयर होता है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर होता है और इसी के नीचे कोल और पेट्रोलियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ क्रस्ट बिलो द ओशियंस इज कंपोज्ड। अर्थ का क्रस्ट यानी अर्थ की जो धरती है, जमीन है, समुद्र के नीचे ये किससे कंपोज होती है? कौन से रॉक्स से कंपोज होती है? ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये का कोल और पेट्रोलियम भी इनके नीचे पाए जाते हैं, यानी काफ़ी गहराई में मिलते हैं। ओशियन बेड जो होता है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही बना हुआ होता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी कंट्री कॉफी के सबसे उत्पादक देश है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया या फिर श्रीलंका, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज इन। इंडिया ने गोवा को पुर्तगालियों से कब छुड़ाया था, कब आज़ाद किया था? पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन की बात हो रही है। 1947 के बाद ये इंसिडेंट हुआ था। जो स्वतंत्र भारत में राज्यों का जो पुनर्निर्माण हो रहा था, पुनर्गठन हो रहा था, उससे रिलेटेड सवाल है गोवा को पुर्तगालियों से कब छुड़ाया गया। ठीक है, ऑप्शंस में है क्या हमारे पास 1948, 1965, 1961 या फिर ऑप्शन डी 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1961। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से छुड़ाकर भारत का राज्य बना लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एंशिएंट इंडिया से यानी कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन है। द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया who towards the end of his life is said to have converted to Jainism was। यानी कि प्राचीन भारत का वो कौन सा शासक था जिससे ये कहा जाता है कि उसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। एंड ऑप्शंस वी हैव आर समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी अशोका। ठीक है, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी अशोका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म धर्म को अपनाया था। आपको मुझे ये बताना है कि अशोका ने कौन से धर्म को अपनाया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अशोका ने कौन से धर्म को अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबर एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट। बाबर ने भारत में पहली बार जब घुसपैठ की तो वो किस तरफ से आया था? वो पश्चिम की तरफ से आया था। तो पश्चिम में कौन से राज्य की तरफ से आया था, कौन से एरिया की तरफ से आया था? ऑप्शंस हैं कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। कश्मीर, सिंध, पंजाब और राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब की तरफ से ही बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, अब ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये लागू किया गया था भारत में और इससे क्या लगाई गई थी? जो लोकल भाषाओं में, रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में जो समाचार पत्र या मैगजीन्स छपते थे उन पे रोक लगाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ये मानते थे कि जो लोकल लैंग्वेज में लोग पढ़ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और लोग आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारे जो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हैं उन पे क्या कर दिया कि रोक लगा दिया। ठीक है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो पास किसने किया था? वो पास किया था ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, जो कि इसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस है। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और जो अगले वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने इस प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। लॉर्ड रिपन ने प्रेस एक्ट, इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास हुआ था। ईयर का आपको ईयर बताना, नाम मेंशन करना है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के लिए कुछ नीतियाँ बनाई थी, कुछ रिफॉर्म्स बनाए थे। किस लिए? ऑप्शंस हैं टू एडमिनिस्टर हिज सब्जेक्ट्स वेल, टू ईजी द पीजेंट्स लिविंग, टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली, टू रिमूव मेडिएटर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि मार्केट में कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसकी वजह से वस्तुएं जो हैं वो बहुत महंगी हो गई और उसका जो है काफ़ी उसकी निंदा की जाती है कि उन्होंने उसकी वजह से शासन व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ी हो गई। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन से टू एडमिनिस्टर हिज सब्जेक्ट्स वेल, अपने प्रजा की अच्छे से देखभाल करने के लिए। ऑप्शन बी टू ईजी द पीजेंट्स लिविंग, किसानों की रहन सहन को आसान करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए। या फिर टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली, या फिर पैसे रुपए से एक बड़ी सी आर्मी रखने के लिए। या फिर ऑप्शन सी टू रिमूव मीडिएटर्स, दलालों को, बीच में मध्यस्थता करने वाले लोगों को हटाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली।
उन्हें एक लार्ज आर्मी बनानी थी, उन्हें बहुत बड़ी सेना बनानी थी, जिसके लिए पैसों की आवश्यकता थी, और उस वजह से उन्होंने वो नए मार्केट रिफॉर्म्स लाए, जिसकी वजह से वहाँ क्या हो गई थी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो गई थी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। पॉलिटी का क्वेश्चन है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार बच्चों के शोषण से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल जो बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ है वो है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनी बिल ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मनी बिल जो है वो किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मनी बिल को लाने के लिए पहले से कंसेंट किसकी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन, मतलब मनी बिल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन क्या करना है, आपको पिन पॉइंट करके पढ़ना है। यही फ़ायदा होता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मनी बिल किसी न किसी फॉर्म में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पॉलिटी के सेक्शन में आता ही है। एंड अगेन आर्टिकल्स, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद इन। एक मनी बिल को अगर लोकसभा ने पास कर दिया है तो उसे राज्यसभा द्वारा कितने समय में पास कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं 14 डेज, 21 डेज, 1 मंथ और 3 मंथ। 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना या फिर 3 महीना। तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 डेज। 14 डेज में पास कर देना चाहिए एक मनी बिल। अगर वो लोकसभा में पास हो जाए, मनी बिल एक्चुअली जो होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मनी बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और ये 14 दिनों के अंदर राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन द इलेक्टोरल कोलेज इज। इलेक्टोरल कोलेज में पार्लियामेंट के हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन है 688, 788, 808 और 708। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी 708। ऑप्शन डी 708 करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, Which Indian movie has won the Best Film and Best Script Writer awards at the Asian New Talent Awards in the 2016 Shanghai International Film Festival? अब ये जो है ये पेपर में करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2016 शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी मूवी ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड जीता है। ठीक है, ऑप्शन है डिटेक्टिव चाइनाटाउन, लैंड ऑफ द लिटिल पीपल, तिथि एंड वन नाइट ओनली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तिथि। अब इस बात से भी आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि रिसेंट के क्वेश्चंस फिल्म से भी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इन इंडिया वॉज विथ विच अंडर मेंशन्ड कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलिट्री एक्सरसाइज को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। जितने भी रिसेंट में मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन दो देश के बीच में हुए हैं, उनका नाम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, जिसका नाम, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट, का 12वां एडिशन इंडिया में किस देश के साथ कराया गया। ऑप्शंस थे ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड एंड मंगोलिया।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच सिटी होस्टेड द 2017 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप? 2017 के एनुअल कन्वेंशन को किसने संबोधित किया? किसके कन्वेंशन को? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के कन्वेंशन को। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के 2017 के एनुअल कन्वेंशन को कौन से शहर ने होस्ट किया? ऑप्शन से वेलेंशिया, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी लिस्बन या ऑप्शन डी संघाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गांधीनगर, यानी कि गुजरात, इंडिया में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की 2017 के एनुअल कन्वेंशंस हुए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस सेक्शन। इनमें से कौन सी एक मानव पैर की हड्डी नहीं है? ठीक है, रेडियस, टिबिया, फीमर, फिब्यूला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेडियस। जो मानव शरीर में हड्डियां होती है ना, ये फीमर क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है। ये कहाँ होती है? जांघ की हड्डी होती है। और पैरों में हमारे टिबिया और फिब्यूला होता है। ये जो रेडियस हड्डी होती है ये हमारे आर्म्स की है, रिस्ट से ऊपर की हड्डी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और एक और हड्डी होती है वहाँ पे जिसे हम अल्ना बोलते हैं, ULNA। ठीक है, सो ये हैंड की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, इसलिए ऑप्शन बी, सी, डी करेक्ट है। ऑप्शन ए जो होगा वो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, जो मानव शरीर के पैर की हड्डी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास। स्वेट ग्लैंड्स अकर इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ? जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो कौन से जगह सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? ऑप्शन से फोरहेड, आर्मपिट्स, बैक या फिर पाम ऑफ हेड। ये तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पसीना हमें होता कहाँ है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है आर्मपिट्स। आर्मपिट्स में स्वेट ग्लैंड्स की सबसे ज़्यादा संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय? ऑप्शन है विलियम हार्बरी, कार्ल स्टीनर, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पैश्चर। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग यानी कि जो खून का जो हम ग्रुप्स बनाते हैं O, A, B, AB, ये ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर की थी? इसके खोजकर्ता का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस 4 हैं हमारे पास। इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ये डिस्कवरी की थी, ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी की थी। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इन 3 व्यक्तियों से, विलियम हार्बरी, रॉबर्ट कोच और लुइस पैश्चर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट बातें। ठीक है, कि उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी या उन्हें साइंस में कौन सा नाम दिया गया था, कौन से नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर? सोडियम मेटल को कहाँ रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि एग्जामिनर्स का साइंस सेक्शन से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आता है। सोडियम मेटल को यानी कि सोडियम धातु को हम किसके अंदर रखते हैं? वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल या फिर केरोसिन? तो सोडियम मेटल को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। केरोसिन ऑयल में हम डुबाकर सोडियम को रखते हैं। अगर उसे पानी में रखें या उसे एक्सपोज भी करें हवा से तो उसमें आग लग सकती है। ठीक है, तो पानी में रखना, अल्कोहल में रखना, पेट्रोल में रखना तो ये और भी खतरनाक है। इसे केरोसिन में हम रखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये सारे क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस की हो और मैक्सिमम के आंसर्स भी आपको पता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहें। Thank you for watching and see you in the next video.